हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 7 फरवरी 2023 का सीटेट बाल विकास का प्रीवियस पेपर हल करने वाले हैं और उसके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों, ध्यान रखना सबसे पहली बात है, विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास अमूर्त होता है। विकास एक निश्चित दिशा में चलता है। विकास संपूर्ण जीवन चलता है। ध्यान रखना, विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु के तक चलता रहता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, वसानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और भी बहुत सारे विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया, सरल से जटिल का सिद्धांत, तो विकास का क्रम क्या होता है, सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। ठीक है। छात्रों के सीखने की क्षमता में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को सबसे पहले उन्हें जो है सरल अवधारणाओं से परिचित कराना चाहिए। उसको सरल अवधारणा मतलब आसान से आसान शब्दावली को समझाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कठिन शब्दावली की ओर या कठिन अधिगम की ओर जाना चाहिए। तो विकास कैसे होता है, विकास का क्रम क्या है, सरल से जटिल की तरफ होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के विकास में संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था? दोस्तों, प्रसव पूर्व अवस्था ये कितने महीने की या कितने दिन की होती है? तो दोस्तों, ये 9 महीने या 280 दिन तक होती है। दोस्तों, प्रसव पूर्व अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा भाषा का विकास कैसे हो पाएगा, क्योंकि 9 महीने तो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है। यह है प्रसव पूर्व यानी प्रसव से पहले की अवस्था। 9 महीने तक बच्चा अपनी माता के गर्भ में रहता है, तो वहाँ भाषा का विकास बच्चे में किस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाता है। अगला है दोस्तों किशोर अवस्था। दोस्तों, किशोर अवस्था की उम्र होती है 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष तक। दोस्तों, किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास बहुत तीव्र होता है। ध्यान रखना, किसका विकास? बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास तीव्र होता है यानी बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी होता है। और इस अवस्था में बच्चे, किशोर अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अब है दोस्तों हमारा अगला माध्यमिक बाल्यावस्था। दोस्तों, माध्यमिक बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। इस काल को, उत्तर बाल्यावस्था काल को या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था काल को बाल्यावस्था का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहते हैं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, बचा एक। तो हमारा यही ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, आरंभिक बाल्यावस्था या फिर इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था दोस्तों, ये कितने समय की होती है? तो ये 2 से 6 वर्ष की होती है। 2 से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। क्या होती है? जिज्ञासा होती है। इस अवस्था को
टॉय उम्र या फिर खिलौनों की उम्र भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं आप संवेदनशील अवधि जन्म से ही शुरू हो जाती है। ठीक है ना, ये कब से शुरू हो जाती है? जन्म से ही शुरू हो जाती है, लेकिन विकास के दूसरे वर्ष यानी बच्चे के दूसरे वर्ष में चरम पर होती है और लगभग 5 वर्षों की आयु तक ये जारी रहती है। दोस्तों, आरंभिक बाल्यावस्था काल में या फिर कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास नहीं, भाषा अर्जन, हाँ, यह अवस्था भाषा अर्जन के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। ठीक है, यह अवस्था भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल आरंभिक बाल्यावस्था है। क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं रिक्त स्थान कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, समावेशन कहलाती है या फिर अनुकूलन कहलाती है? दोस्तों, अनुकूलन, समावेशन और समायोजन ये पियाजे के शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, ये पियाजे के शब्द हैं। अनुकूलन का मतलब होता है जानकारी को अपने हिसाब से ढालना, अपने हिसाब से लगाना, ये होता है अनुकूलन। जबकि समावेशन क्या होता है? समावेशन का मतलब होता है अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना। अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना। समावेशन होता है। और दोस्तों, समावेशन होता है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण जो विरोधाभास की स्थिति होती है और फिर एक नई जानकारी का उदय होता है या नई जानकारी उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं समायोजन। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वह समाजीकरण कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं? उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, ये पियाजे की अवस्थाएं हैं। पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में बांटा है। दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी उम्र जो पियाजे ने बताई है 11 से 15 या 16 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन करने लगता है और संज्ञानात्मक चिंतन करने लगता है। अगला है दोस्तों मूल संक्रियात्मक अवस्था। ये तीसरी अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार। इसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष। दोस्तों, इस अवस्था को ठोस अवस्था या साकार अवस्था भी बोलते हैं। ठोस अवस्था या फिर साकार अवस्था भी बोलते हैं। अगली है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह दूसरी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 से 7 वर्ष तक होती है। दोस्तों, इस अवस्था को संचालन, पूर्व पर्यात्मक काल, प्रत्यात्मक काल भी कहते हैं। दोस्तों, संवेदी पेशी काल, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दोस्तों, कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में संवेदी चालक अवस्था में बच्चा क्या करता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है।
मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार, परावर्तित क्रिया, अनुकरण, अनुकरण होता है दोस्तों नकल करना, मानसिक निरूपण। और वस्तुओं की निरंतरता, वस्तुओं की निरंतरता या फिर वस्तु स्थायित्व, इसी को वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार क्या होता है? दोस्तों इस अवस्था में बच्चे के पास कोई भाषा नहीं होती है, तो वो अपने विचारों को क्या करता है, हाथ पैर मारकर, चिल्लाकर, बाल खींचकर, है ना, ये सब होते हैं मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। तो वो इसके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश करता है। और दोस्तों परावर्तित क्रिया, परावर्तित क्रिया होती है जब बच्चे को कुछ चीज़ करनी आ जाती है या बच्चा कुछ चीज़ सीख जाता है। जैसे बच्चा अंगूठा चूसना मुंह में देना सीख गया, तो बच्चा बार बार अंगूठे को चूसेगा, ये होती है परिवर्तित क्रिया। और दोस्तों वस्तु स्थायित्व या वस्तुओं की निरंतरता क्या होती है? दोस्तों वस्तु स्थापित या वस्तु स्थायित्व होता है कि भले ही वस्तु आंखों के सामने से ओझल हो गई हो, लेकिन बच्चे को पता है वो उसके आसपास ही है। जैसे बच्चा कोई खिलौने से खेल रहा है और उसका खिलौना खाट से नीचे गिर जाता है या पिलंग से नीचे गिर जाता है, तो बच्चा इधर उधर देखता है, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि खिलौना उसके आसपास ही है। ये होता है वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, अप्रतिवर्तिता या वस्तु स्थायित्व। दोस्तों वस्तु स्थायित्व का तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया है। तो दोस्तों ये कहलाता है जीववादी चिंतन। जीववादी चिंतन कह सकते हैं या फिर इसको सजीवता भी बोलते हैं। सजीवता, इसका मतलब होता है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में या आसपास की चीज़ों में जीवन को खोजते हैं या जीवन महसूस करते हैं। वे मानते हैं कि जिस तरह से हम रहते हैं या जिस तरह से हम हैं, बाकी वस्तुएं भी वैसी हैं, उनमें भी जीवन है। ठीक है, क्या है वो वस्तु सजीव ही क्यों ना हो या निर्जीव ही क्यों ना हो, वो सभी वस्तुओं को जीववादी मानते हैं कि उनमें सब में वस्तुओं में जान है या फिर उन सभी में जीवन है। और ये कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन होगा पहला जीववादी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़ या फिर सामाजिक अंत्यक्रिया। दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ और सामाजिक अंत्यक्रिया, ये सब लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित है, जबकि स्कीमा, स्कीमा जो है पियाजे द्वारा प्रतिपादित है। ये पियाजे का शब्द है। ठीक है, स्कीमा का मतलब होता है दोस्तों बच्चे जो अपनी योजना बनाते हैं ना, जो आप अपने आप ही बड़बड़ करते रहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे केवल योजना को बनाते नहीं हैं बल्कि समझते भी हैं, और वे अपने माइंड के हर योजना को अपने माइंड के अलग अलग पार्टीशन में रखते हैं। ठीक है ना, अलग अलग पार्ट बना लेते हैं अपने माइंड में और उन सूचनाओं को वहाँ पर जाकर इकट्ठा करते हैं। इसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, ये शब्द जो है पियाजे का है, ये लेव वाइगोस्की का नहीं है। और दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं जेड पी डी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब बच्चा कोई प्रदर्शन कर रहा है ना, या वर्तमान का स्तर है, उसमें वयस्क की सहायता, जो वयस्क की सहायता के साथ किए जाने वाले प्रदर्शन में, या कह सकते हैं आप इसको वयस्क द्वारा की गई मदद, किसी वयस्क द्वारा छात्र की गई मदद को जेडपीडी कहते हैं या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और ये सहायता दोस्तों कैसी होती है? ये सहायता स्थायी होती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये सहायता स्थायी होती है या अस्थायी? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीडी कैसी सहायता होती है? ये स्थायी सहायता होती है। दोस्तों पाड़, पाड़ क्या होता है? पाड़ को बोलते हैं इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग बोलते हैं इसको, या इसको ढांचा निर्माण भी बोलते हैं।
दोस्तों इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेडपीडी में क्या होता है, जब बच्चा किसी समस्या को हल करते करते उसके नज़दीक पहुंच जाता है और उसके लास्ट के पॉइंट पर अटक जाता है, वहां पर वयस्क द्वारा दी गई मदद को जेडपीडी कहते हैं। जबकि इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण या पाड़ पाड़ एक ऐसी मदद होती है वयस्क द्वारा जो शुरुआत में दी जाती है। जैसे बच्चा कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, कोई बच्चा साइकिल चलानी सीख रहा है, तो किसी वयस्क ने या उसके अभिभावक ने उसको धीरे धीरे पकड़ के साइकिल चलानी शुरू करी और बाद में छोड़ दी, बच्चा फिर खुद से सीखने लगा। इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। ये मदद शुरू में दी जाती है। और ये मदद कैसी होती है दोस्तों, ये मदद अस्थायी मदद होती है, अस्थायी मदद होती है। अगला है दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया। ये है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है बच्चे अपने समाज में रहकर अंतःक्रिया कर कर एक दूसरे के साथ चर्चा कर कर बेहतर ढंग से सीखते हैं। इसका सिद्धांत भी लेव वाइगोस्की ने दिया है। तो ये तीनों जो हैं हमारे लेव वाइगोस्की के द्वारा प्रतिपादित है, जबकि स्कीमा पियाजे के द्वारा है। तो ये यही पूछ रहा है कौन सा प्रतिपादित नहीं है लेव वाइगोस्की द्वारा, तो स्कीमा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? विद्यार्थियों में सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा के द्वारा घटाना। दोस्तों सजा देनी बिल्कुल गलत है, और सजा देनी सीटेट के अकॉर्डिंग तो मान लो आपने पाप कर दिया है अगर आपने उस ऑप्शन को टिक कर दिया है। तो बच्चे को किसी भी तरह से आप जो है सजा नहीं दे सकते। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ या आलम्बन देना, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। दोस्तों अभी देखा है हमने लेव वाइगोस्की के कौन कौन से सिद्धांत थे, इसके फोल्डिंग है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, पाड़, ये सब क्या थे, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में भी यही कह रहा है, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ या आलम्बन देना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी शुरुआती तौर पर मदद देना या फिर अंतिम तौर पर मदद देना, ये सब किसके सिद्धांत हैं? लेव वाइगोस्की के। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानून और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य हैं। दोस्तों पूर्व पारंपरिक स्तर पर बच्चे या फिर प्रथम अवस्था पर बच्चे अपने आसपास के लोगों से सही या गलत को सीखते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा बनाए गए नियम को सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो होता है बच्चे का व्यवहार या उसकी आज्ञाकारिता दंड पर निश्चित होती है, दंड पर चलती है। अगर उसको पता है कि ये कार्य करने से उसको दंड मिलेगा तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रथम अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ये इसकी प्रथम अवस्था की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। दोस्तों बाध्य किया जाता है, बाध्य का मतलब होता है मजबूर किया जाता है एक निश्चित पाठ्यक्रम की आपको ये सीखना ही सीखना है, जबकि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीटेट में ऐसा कोई सा भी ऑप्शन होगा तो आपको उसको रॉन्ग करना ही होगा। अगला है बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिसमें वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ये हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामकरण व पृथक्करण किया जाता है। दोस्तों बच्चों की योग्यता के अनुसार कभी भी उनका नामकरण या पृथक्करण उनको अलग अलग समूह में नहीं बांटना चाहिए, ना ही उनका वर्गीकरण करना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। बच्चे इनाम को पाने के लिए वे सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अधिगम को या किसी भी कार्य को या शिक्षा को पाने के लिए इनाम की लालच में या सजा से बचने के लिए नहीं करते, वे अपनी इच्छा और अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिसमें वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ठीक है, ये होता है प्रगतिशील कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डन द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि या फिर विशिष्ट बुद्धि।
दोस्तों हार्वर्ड गार्नर द्वारा जो है 8 बहुबुद्धि दी गई थी। कितनी? 8 बहुबुद्धि दी गई थी, जिसमें से एक भाषाई बुद्धि में बोली जाने वाली और लिखित भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता रखती है। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। ठीक है, इनकी सामान्य बुद्धि भी नहीं है, भौतिक बुद्धि भी नहीं है, विशिष्ट बुद्धि भी नहीं है, लेकिन भाषाई बुद्धि उन 8 बुद्धियों के अंतर्गत आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, भाषाई बुद्धि। और हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि दी थी? 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक डैश खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। दोस्तों व्यक्तिगत बात क्या होती है? व्यक्तिगत वाक होती है खुद से बड़बड़ाना। जब बच्चा खुद से बड़बड़ाता है तो इसको वाइगोस्की ने कहा है व्यक्तिगत वाक। ठीक है, तो प्रोत्साहित करना हो चाहिए, उसको हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए कि इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो दोस्तों आप गौर से देखो, हतोत्साहित का मतलब होता है उसको नकारना, उस चीज़ को, उस चीज़ से दूर रखना। जैसे कोई बच्चा खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, तो बच्चा प्रोत्साहित हो रहा है, वो आगे उससे भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा। हतोत्साहित का मतलब होता है कि बच्चे ने अच्छी प्रक्रिया की, अच्छा खेला और आपने उस पर गौर नहीं की, उससे क्या होगा? बच्चा हतोत्साहित होगा। तो हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं है। नकारना चाहिए, ये भी नहीं है। के इस्तेमाल के बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी नहीं है। ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे से मेल खा रहे हैं दोस्तों, तो तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत वाक को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब खुद से बड़बड़ाते हैं ना, तो वाइगोस्की के अनुसार वे उनका खुद से बड़बड़ाना अपने कार्यों को एक दिशा देना होता है। ठीक है, तो एक शिक्षक को इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन के घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह दर्शाता है जेंडर भूमिका में लचीलापन। दोस्तों जेंडर भूमिका में लचीलापन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर लचीलापन होता तो वो लड़का मने नहीं करता। दोस्तों एक बार जेंडर शब्द को समझ लेते हैं। जेंडर होता क्या है? जेंडर होता है हमारे व्यवहार में या हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर परिवार में जेंडर शब्द आमतौर पर घरों में, समुदायों में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो पक्षपात करता है, जो शब्द पक्षपात करता है या उसकी पक्षपात की भूमिका को परिभाषित करता है, उसको जेंडर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर जेंडर भूमिका में लचीलापन तो नहीं हो रहा है। अगर वो लचीलापन होता तो वो लड़का लड़की की ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं करता। जेंडर समानता, दोस्तों जेंडर समानता कहाँ है यहाँ? अगर जेंडर समानता का मतलब होता है स्त्री और पुरुष में कोई भी भेदभाव ना करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी वो प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो ये भी कट जाता है। जेंडर गतिशीलता का मतलब भी होता है जेंडर समानता की जेंडर गतिशील, यहाँ लड़कियों को तवज्जो दी जा रही है ना, गतिशील हो रहा है समाज, हमारा प्रगति कर रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। लेकिन जेंडर प्रारूप, प्रारूप का मतलब होता है जो परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा चली आ रही है। तो ये परंपरा मोहन के घर में पहले से ही चली आ रही है। देखो मोहन के घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह लड़का है, इसलिए वह लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह दर्शाता है जेंडर प्रारूप, यानी जेंडर परंपरावादी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कहने का मतलब है एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई बहुत ज़्यादा देर से सीखता है। इन सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं या क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन या फिर अनुबंधन। तो दोस्तों विभेदित निर्देश कहलाती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। या अगर ऑप्शन में समावेशी कक्षा हो, समावेशी कक्षा हो कि ये कक्षा कैसी कक्षा है, तो ये समावेशी कक्षा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का सबसे प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परीक्षाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, मानक संदर्भित परीक्षाएं।
तो दोस्तों यहाँ हमारा सहयोगात्मक परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका होता है सहयोगात्मक परियोजनाएं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाना। दोस्तों मैंने भी बताया, समूह बनाना या फिर बच्चों को वर्गीकृत करना, वर्गों में बांटना, बच्चों को समूह में बांट देना, अगर कहीं भी ऐसा ऑप्शन हो तो वो गलत होता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि शिक्षक रिकॉर्ड और रजिस्टर को भर दे, उसको पूरा करे, नहीं। आकलन का मतलब ये नहीं होता है। या शिक्षक को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य ये है कि प्रिंसिपल ने शिक्षक को एक कार्य सौंप दिया कि आकलन करना है, तो वो इसीलिए आकलन करता है, यही उद्देश्य है उसका, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने के को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। दोस्तों अध्यापन को अपने अधिगम को मजबूत करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए आकलन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें बच्चों का पता चलता है कि बच्चों ने अधिगम कहाँ तक ग्रहण किया और कितना ग्रहण किया। अगर किसी कारण से वे अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाए तो वे क्यों नहीं ग्रहण कर पाए, इन सब का आकलन करके फिर शिक्षक उन बच्चों पर अलग से दूसरी शिक्षण विधि अपनाता है। ठीक है, यानी शिक्षण विधि को संशोधित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरत व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन, नामीकरण व पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा या फिर बहिष्करण। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, समावेशन, जहाँ पर विद्यार्थियों की रुचि, उनकी जरूरत, उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए। विभिन्नता का मतलब होता है कोई भी दो व्यक्ति या दो छात्र कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वे जुड़वाव ही क्यों ना हो। दोस्तों उनमें कोई ना कोई भिन्नता जरूर पाई जाती है, चाहे वो बुद्धि की हो, शारीरिक हो, रंग रूप हो, किसी भी तरह की भिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो इसकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनको विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों को विकल्प देना समावेशन या समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? क्या बढ़ावा नहीं देता सांस्कृतिक संवेदनशीलता को? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, बिल्कुल। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, ये भी हो सकता है। केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार बनाना, दोस्तों ये नहीं हो सकता है। केवल प्रभावी संस्कृति, जो मेन त्योहार हो, केवल उनको बनाना जो दूसरे बच्चे किसी और राज्य से आए हैं और हमारे यहाँ वे त्यौहार या हमारे यहाँ वे संस्कृति नहीं मनाई जाती, तो उनको ना मनाया जाए, ना ही उनका सम्मान किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। देखो यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ भी है, हर विद्यार्थी की विविध अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि या और उनकी संस्कृति को स्वीकारना और उनको सम्मान देना, ये सब क्या है? ये सब सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। लेकिन केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यही पूछ रहा है कौन सा सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ पढ़ने में लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, श्रवण वैकल्य या फिर लेखन वैकल्य। दोस्तों जैसे यहाँ लिखा है पाठ पढ़ने में और लंबे अंशों को समझने में, तो पाठ पढ़ने का मतलब होता है पठन कार्य करना, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति किस चीज से जूझ रहा है? वो व्यक्ति पठन वैकल्य से जूझ रहा है, या फिर इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया
ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में असमर्थ है या पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है या फिर निबंधों को समझने में असमर्थ है, तो उसको कौन सा रोग है, उसको जो है, या विकार, सॉरी इसको रोग नहीं बोलेंगे, इसको विकार बोलेंगे, ये डिसलेक्सिया रोग होता है। गुणज, गुणज का मतलब होता है दोस्तों गणितीय संक्रिया ना कर पाना। अगर बच्चा कोई गणितीय संक्रिया नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे गुणज वैकल्य से पीड़ित है, या फिर बोलेंगे डिसकैलकुलिया, डिस कैलकुलिया, कैलकुलिया से याद रखना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से गणितीय संबंधी संक्रिया हल की जाती हैं, तो गुणज वैकल्य। ठीक है। और लेखन वैकल्य दोस्तों, लेखन, लेखन लिखा कैसे जाता है, ग्राफ बनाकर, कैसे, इस तरह से लिखते हैं हम, है ना, तो ग्राफ, लेखन से याद रखना ग्राफ। तो डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, अगर कोई बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो वो लेखन वैकल्य से जूझ रहा है या फिर डिसग्राफिया से जूझ रहा है। ये सब हिंदी के नाम है, शुद्ध हिंदी के, इसको भी ध्यान रखना। ज़्यादातर इंग्लिश के पूछे जाते हैं, लेकिन इस वाले प्रैक्टिस सेट में जो है बच्चों से शुद्ध हिंदी में पूछे गए थे। ठीक है। अधिगम विकारों के जो नाम थे शुद्ध हिंदी में पूछे गए थे, इसलिए बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे, तो आप इनको भी गौर करना। गुणज वैकल्य, डिसकैलकुलिया, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, श्रवण वैकल्य भी जो डिसलेक्सिया के अंतर्गत ही आ जाता है, लेखन वैकल्य, डिसग्राफिया। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, पठन वैकल्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, श्रवण बधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। दोस्तों उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ कह रहा है उपयुक्त नहीं है। श्रवण बधित, जो बच्चे, श्रवण का मतलब होता है जो बच्चे सुन नहीं सकते दोस्तों, जो बच्चे सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं या उनको कम सुनाई देता है। ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, श्रव्य किताबें, मुद्रित किताबें, उपशीर्षक वाले वीडियो, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। तो दोस्तों त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र को देख के बच्चा सीख सकता है, क्योंकि बच्चे में सुनने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो इस कारण से बच्चा क्या करेगा, बच्चा मानचित्र को या चार्ट को देखकर सीख सकता है। तो ये तो शिक्षण सामग्री हमारी उपयुक्त होती है। उपशीर्षक वाले वीडियो, क्योंकि वीडियो में क्या है, भले ही ऑडियो ना हो, लेकिन उपशीर्षक वाले वीडियो बच्चा क्या करेगा, उनके लिपों से पहचान सकता है कि ये क्या कह रहे हैं, उनको वीडियो को देख देख कर। तो हमारा ये ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों श्रवण बधित छात्रों को ऑडियो इनपुट के साथ समस्या होती है ना। ऑडियो के साथ इसलिए समस्या होती है क्योंकि वे सुन नहीं पाते हैं, वे सुनने में कमजोर हैं, लेकिन वे इशारों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, जो उन्हें सीखने के लिए या सीखने की प्रक्रिया में मदद करती है। तो ऐसी वीडियो है ना, उपशीर्षक वाले वीडियो, मुद्रित पुस्तकें, श्रव्य किताबें, दोस्तों सुनने वाली किताबें हाल तो होती नहीं है, या सुनने वाली किताबों की जगह आप इसको ऑडियो मान लीजिए। जब बच्चा सुनने से संबंधित कठिनाई महसूस कर रहा है तो हमारा यही ऑप्शन जो होगा नकारा जाएगा, और ये यही पूछ रहा है कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है श्रवण बधित बच्चे के लिए। तो हमारा विकल्प नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, श्रव्य किताबें। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका को अपने कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। सृजनात्मक बच्चों की पहचान, दोस्तों सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं पता है आपको, जो किसी भी चीज़ को नए तरीके से करते हैं, किसी भी समस्या को नए नए तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया विचार उनके मन में आता है, कुछ और बच्चों से अलग हटकर सोचते हैं, ये बच्चे होते हैं सृजनात्मक बच्चे। तो ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षिका को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न पूछने चाहिए, सही मिलान करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए कि मिलान करो इनका, सही और गलत उत्तर वाले विकल्प वाले प्रश्न पूछने चाहिए, या खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न पूछने चाहिए। दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न ज़्यादातर होते हैं रटे रटाए, तो रटे रटाए प्रश्नों से सृजनात्मक बच्चों का कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है ना। सही मिलान करने वाले भी रटे रटाए होते हैं, सही और गलत उत्तर जाकि इनका एक ही उत्तर होगा और वो निश्चित होगा, इसको भी रटा रटाया उत्तर बोलेंगे या याद करने वाला बोलेंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न भी बोलते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं कि ऐसे प्रश्नों का जवाब जो है, प्रश्न तो एक होता है लेकिन उनके उत्तर अनेक होते हैं और वे सभी के सभी सही होते हैं। तो दोस्तों जैसे आपसे कोई शिक्षक पूछ ले कि ऐसी कौन सी 3 संख्या हैं जिनका योग 10 बैठेगा, ऐसी कौन सी 3 संख्या हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, 3 3 6 और 4 10। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे,
ठीक है, देखो आंसर तो 10 आ रहा है ना, लेकिन प्रक्रिया क्या है, अलग अलग है। यहाँ 3 और 3 को जोड़ा गया, फिर 4 को जोड़ा गया, यहाँ 4 4 को जोड़ा गया, फिर 2 को जोड़ा गया। ठीक है ना, ये होते हैं मुक्त अंत वाले, मुक्तोत्तर प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए खुले जवाब वाले या मुक्तोत्तर या मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, उन्हें नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनकी उपेक्षा की जाए। दोस्तों देखो ये 3 क्वेश्चन देखो, ऑप्शन उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, उन्हें नकारा जाए, या उनकी उपेक्षा का मतलब ये होता है उनको हतोत्साहित किया जाए या उनको नकारा जाए, नेगेटिव। ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव है, तो हमारे तीनों ही कट जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उत्तर एक ही होगा और यहाँ 3 ऑप्शन एक से ही लहो हैं, तो ये तीनों कट जाएंगे। इससे हमारे क्या मिला, हमें एक ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो उन्हें आगे बढ़ाया जाए। बच्चे जो अपने साथ अनुभव व एक्सपीरियंस लाते हैं उनको कक्षा में सम्मान देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य कर कर, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन कर कर। तो बताइए दोस्तों कैसे सीखते हैं बच्चे? दोस्तों चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, यानी खुद गतिविधि आधारित शिक्षण कर रहे हैं, खुद गतिविधि आधारित क्रिया कर रहे हैं, खुद ही किसी कार्य को कर कर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बिल्कुल ये भी है, पढ़कर व लिखकर भी सीखते हैं, बोलकर और सुनकर भी बच्चे जो हैं सीखते हैं, सोचकर और मनन कर कर, चिंतन कर कर, ठीक है ना, सोचकर और चिंतन कर कर भी बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। A, B, C, D ये चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं? शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरण पर बल देता है। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लाब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, या फिर शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। दोस्तों ध्यान रखना, शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरण, जो चीज़ निष्क्रिय है, किसी काम की नहीं, उस पर बल देगा तो छात्र जो हैं बेहतर ढंग से सीखेंगे नहीं। ठीक है, शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं या सृजनात्मक बच्चे हैं, ऐसे बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। गलत, ऐसा नहीं है। सामान्य बुद्धि वाले या कम बुद्धि वाले बच्चे भी अधिगम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, शैक्षिक कार्यों में अच्छा कर सकते हैं, भले ही वे किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में पिछड़ गए हों, उनमें उतनी बुद्धि ना हो, लेकिन वे किसी ना किसी कार्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत, जो डिसाइड किया गया है, ठीक है ना, जो बताया गया है कि आपको यही पाठ्यचर्या, यही पाठ्यपुस्तक पढ़ानी है और वहाँ से ही बच्चों को ज्ञान देना है, इससे ही विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक बच्चों को उनकी गति का मतलब होता है, जैसे कोई बच्चा थोड़ा देर से सीखेगा, कोई उससे भी ज़्यादा देर से सीखेगा, कोई बच्चा उससे भी अधिक देर से सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर। ठीक है, तो शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, इससे विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बहुत लेट सीख रहा है तो उसको डांटोगे, मारोगे, नहीं, ये बच्चे का गुण है एक। ठीक है ना, ये बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता है कि बच्चा थोड़ा देर से सीख रहा है पर सीखेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 24, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावनाओं को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों देखो, हीनता, क्रोध, अलगाव। अलगाव मतलब अलग करना। ये तीनों ऑप्शन जो हैं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है ना, हीनता, क्रोध, अलगाव, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। और कटेंगे भी क्यों नहीं? तो दोस्तों देखो, जब बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनकी सामाजिक संस्कृति संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? तो अपनापन, अपनेपन की भावना प्रस्तुत कर रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है, बच्चों की संस्कृति का सम्मान कर रहा है और बच्चों को भी उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना बच्चों में जागृत कर रहा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अपनेपन को प्रोत्साहित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से, प्रतिक्रिया सेट से, या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता से? तो
दोस्तों निष्क्रिय अनुसरण ऐसा भी नहीं है, प्रतिक्रिया सेट, प्रक्रियात्मक स्थिरता ये भी नहीं है। समस्या समाधान की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है तार्किक ढंग से, तार्किक सोच से, ठीक है, तर्कसंगत सोच से। समस्या समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है कौन? तार्किक सोच या तार्किक चिंतन। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अधिगम का भी तो यही उद्देश्य है, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, चिंतन शक्ति का विकास करना, सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, ये सब अधिगम के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों की भ्रांतियों में त्रुटियां। दोस्तों ये गलत हो गया, यहाँ में नहीं है, वह है ना। बच्चों की भ्रांतियां और त्रुटियां या वह त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भेद हानिकारक हैं कि कोई बच्चा सीखने के दौरान भ्रमित हो चुका है और वो गलतियां कर रहा है, तो ये हानिकारक है। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, या फिर वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है। दोस्तों ध्यान रखना, वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है ये कोई मतलब नहीं होता। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। भ्रांतियां या त्रुटियां क्या होती हैं दोस्तों? अगर कोई बच्चा अधिगम के दौरान त्रुटियां कर रहा है, गलती कर रहा है, इसका मतलब है वो अधिगम के प्रति अभिप्रेरित है, उसमें रुचि ले रहा है, इसीलिए तो वो बार बार गलती कर रहा है। अगर वो रुचि नहीं लेगा तो वो अधिगम को करेगा ही क्यों, गलती ही क्यों करेगा। देखिए त्रुटि एवं प्रयास का नियम, ठीक है ना, ध्यान रखना। त्रुटि एवं प्रयास का नियम किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था। इन्होंने कहा था बच्चे त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे त्रुटि दूर करेगा, अधिगम के दौरान गलतियां करेगा, धीरे धीरे उससे कुछ सीख लेगा, उसकी त्रुटियां दूर होंगी प्रयास करते करते, एक दिन वो सफल अधिगम को ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। तो त्रुटियां एक पॉजिटिव इशारा करती हैं बच्चे के प्रति। अगर कोई बच्चा अधिगम में त्रुटि कर रहा है तो ये एक सकारात्मक इशारा है कि बच्चा सीखने के प्रति अभिप्रेरित है, उसकी उसमें रुचि है। तो त्रुटियां एक अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है दोस्तों। सीटेट में ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसका आंसर था त्रुटियां अधिगम का एक अभिन्न अंग होती हैं। क्या होती हैं? त्रुटियां अधिगम का एक अभिन्न अंग है। ये नकारात्मक नहीं है, त्रुटियां सकारात्मक है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हानिकारक नहीं है, ठीक है। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। बच्चों की भ्रांतियां और त्रुटियां बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से समस्या को हल कर रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रिक्त स्थान इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। आनंद, उत्सुकता, उत्साह या फिर ऊब। दोस्तों ऊब, तो दोस्तों हमारा यहाँ आंसर होगा ऊब। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी इसमें रुचि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, अभिकथन ए, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चों को डर, सजा का डर दिखाकर सीखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। कारण आर, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली हैं, यानी इनाम के द्वारा या सजा के द्वारा बच्चा बेहद प्रभावशाली ढंग से सीखता है इनाम की लालच में, और सजा के डर से बचाव के लिए ही बच्चा अधिगम को, शिक्षा को ग्रहण करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो शायद ये दोनों ही गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऐसा नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल भी नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं, आर गलत है लेकिन ए भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। मैंने आपको बताया है कहीं भी बच्चे को सजा का डर दिखाकर या मार पिटाई कर कर अधिगम दिया जा रहा है, सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। यहाँ दोनों ही ऑप्शन हमारे यही कह रहे हैं कि बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, बच्चे को सिखाना चाहिए सजा का डर दिखाकर। अगला है इनाम और सजा के कारण बच्चा क्या है, प्रभावशाली ढंग से सीखता है। बच्चा को अगर सजा का डर होगा तो वो प्रभावशाली ढंग से सीखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चा प्रभावशाली ढंग से तभी सीखता है जब बच्चे की अधिगम के प्रति रुचि होगी, बच्चा अधिगम के प्रति स्वयं अभिप्रेरित होगा।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो हमारा कौन सा सही है? ए और सी, बी और सी, ए और डी, या फिर ए बी सी डी, ये चारों सही हैं। दोस्तों, जो सीखने को कारक प्रभावित करता है वो विद्यार्थियों की अभिरुचि भी है, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता भी है, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर भी है, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ भी हैं। ये सब क्या हैं? ये सब कारक जो हैं सीखने को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है? व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है, पड़ता है, ये ऑप्शन कट जाता है। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हाँ ये है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है कोई दूसरा विकल्प हो, उसको भी देख लेते हैं। व्यवहार में सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, क्यों नहीं है? वातावरण जो है सीखने को या अधिगम को प्रभावित करने वाला मेन कारक है, ठीक है। तो तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है या सीटेट की